नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास। तो बाल विकास से संबंधित अपनों ने कौन सा टॉपिक शुरू किया था? अपनों ने शुरू किया था व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता में अपन देखते हैं आगे और क्या चीज है जो अपने सिलेबस में रहती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित अपनों ने विभिन्न पक्षों को देखा। अब अपन बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। पिछली क्लास में अपन व्यक्तिगत विभिन्नता के विभिन्न स्तर एवं पहलू देख रहे थे। तो विभिन्न पहलू व स्तरों में अपनों ने देखा कि भाई मानसिकता भी हो सकती है, मानसिक रूप से भी लोग अलग होते हैं, शारीरिक आधार पर भी लोग अलग होते हैं, बुद्धि के आधार पर भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से अनेक चीजों को अपनों ने देखा। इसके साथ साथ अपन एक चीज और भी देख सकते हैं, कौन सी? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति जो है वो भी मानसिक विकास का एक स्तर एवं पहलू हो सकता है। अब अभिवृत्ति होता क्या है? देखिए, अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया या दृष्टिकोण। नजरिया या दृष्टिकोण ही अपन किसे कहते हैं? अभिवृत्ति को कहते हैं। अब नजरिए या दृष्टिकोण के आधार पर भी हम मानते हैं कि किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का नजरिया होता है। यहां तक कि एक ही चीज को जब अलग अलग लोग देखते हैं तो अलग अलग प्रकार से उन्हें महसूस करते हैं, अलग अलग प्रकार से उन्हें समझते हैं। तो इस आधार पर भी लोग हैं वो आपस में अलग अलग हो सकते हैं। तो इस आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जा सकती है। अभिवृत्ति से संबंधित है वो अनुपालना में भी। अनुपालना का मतलब होता है कि विचारों की पालना में भी अंतर होता है। इसके साथ साथ तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण का मतलब होता है किसी के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करने में या तादात्म्य स्थापित करने में भी लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि भाई अभिवृत्ति या दृष्टिकोण जो है वो, अब अपन देखते हैं कि भाई अभिवृत्ति व दृष्टिकोण जो है वो कैसा होता है। जैसे अपनों ने रुचि अभिरुचि की बात की, तो रुचि है वो जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, जबकि अभिरुचि की बात की कि वो अर्जित होती है। तो ये भी है वो समाज में अर्जित की जाने वाली अवधारणा है। इसे भी समाज में अर्जित किया जाता है। तो ये भी अर्जित अवधारणा है। और इस पर यदि सर्वाधिक प्रभाव की बात अपन करें तो सर्वाधिक प्रभाव है वो किसका पड़ता है? वातावरण को पड़ता है। अब इस पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव और समाज में अर्जित, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जन्मजात न होकर ये भी कैसी होती है? अर्जित होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपनों ने बात की व्यक्तिगत विभिन्नता के विभिन्न स्तर या पहलुओं की, जिनमें अभिवृत्ति भी एक मुख्य भूमिका निभाती है। तो इसमें अनुपालना व तादात्म्यकरण दोनों ही क्षेत्रों में अंतर दिखाई देता है। इसे नजरिया व दृष्टिकोण कहते हैं। ये समाज में व्यक्ति अर्जित करता है, इसलिए इसे जन्मजात नहीं कहकर इसे क्या कहा जाता है? अर्जित कहा जाता है। सर्वाधिक प्रभाव भी वातावरण का होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पर जो अपने सिलेबस में व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित रहता है। तो देखिए, यहां पर यदि अपन बात करें, अगर अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ प्रकार के बाद जो मेन टॉपिक यहाँ पर रहता है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, तो उन चीजों को अब अपन यहाँ पर देखेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ व्यक्तिगत विभिन्नता के दो प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आंतरिक विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता, और दूसरी होती है बाहरी विभिन्नता या बाह्य विभिन्नता। ये दो प्रकार की भिन्नता पाई जाती है।
अब इन दोनों में किस रूप में अंतर रहता है, दोनों क्या क्या चीजें हैं, उनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, दोनों के दोनों पॉइंट है वो स्पेशली सिलेबस में दिए गए हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले तो बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों की। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के दो प्रकार होते हैं। अब अपन अगर बात करें कि आंतरिक विभिन्नता क्या होती है, तो देखिए आंतरिक विभिन्नता का मतलब है कि एक व्यक्ति में अनेक आधारों पर विभिन्नता देखी जाती है, जिसे ही आंतरिक विभिन्नता कहते हैं। आंतरिक विभिन्नता कहते हैं। अब यहां पर आंतरिक विभिन्नता अपन किसे कहेंगे, एक ही व्यक्ति में अनेक चीजों में विभिन्नता देखी जाती है। यदि एक ही व्यक्ति में विभिन्नता देखी जा रही है अनेक पक्षों में, तो वो तो आंतरिक विभिन्नता होगी। और अलग अलग लोगों में, अलग अलग व्यक्तियों में यदि विभिन्नता देखी जा रही है तो उसे अपन बाह्य विभिन्नता या बाहरी विभिन्नता के नाम से पढ़ेंगे। तो आप पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं कि एक ही व्यक्ति में किस किस आधार पर विभिन्नता देखी जा सकती है, किन किन क्षेत्रों में व्यक्ति है वो विभिन्न होता है। तो देखिए यहां पर अपन आंतरिक विभिन्नता को देखते हैं, समझते हैं कि एक व्यक्ति स्वयं से ही या स्वयं के ही अलग अलग पक्षों में किस रूप में भिन्न होता है, किस रूप में विभिन्नता लिए हुए होता है। तो आंतरिक विभिन्नता जो देखी जाती है वो किस किस रूप में देखी जाती है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे अभिप्रेरणा। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो खुद से कुछ नहीं करता, वो तभी काम करता है तभी एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है जब उसे मोटिवेट किया जाए। और उसे बाहरी मोटिवेशन के भी दो प्रकार होते हैं, अभिप्रेरणा के भी दो प्रकार होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा में व्यक्ति स्वयं को खुद तैयार करता है और बाह्य अभिप्रेरणा में व्यक्ति स्वयं को तैयार नहीं करता, दूसरा व्यक्ति उसे खड़ा होने के लिए, उसे प्रयास करने के लिए मजबूर करता है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें आंतरिक अभिप्रेरणा अधिक पाई जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य अभिप्रेरणा का गुण अधिक पाया जाता है। अर्थात कुछ लोगों में आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रेरित होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रेरित होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाह्य अभिप्रेरणा से प्रेरित होते हैं। इस प्रकार से है वो लोगों में अंतर देखने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने संतुष्ट होते हैं, इतने शांति प्रिय होते हैं कि वो अभिप्रेरित ही नहीं होते, वो बस अपना काम जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से करते हुए चलते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि कोई व्यक्ति कितना आगे जा रहा है, मुझे भी आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार से, परंतु अपने यहां पर देख रहे हैं आंतरिक संदर्भ में, तो आंतरिक संदर्भ में जो अभिप्रेरणा है वो व्यक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, कुछ जगहों पर उसको आंतरिक अभिप्रेरणा प्रेरित करती है, कुछ जगहों पर बाह्य है। और ये आंतरिक विभिन्नता का प्रकार कैसे है ये अपन समझेंगे। पहले अपन दूसरा कारक लिखते हैं। दूसरा कारक हो सकता है शारीरिक, और तीसरा कारक हो सकता है मानसिक, और चौथा कारक हो सकता है यहां पर क्रियात्मक।
अब अपन आंतरिक विभिन्नता को समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जरूरी नहीं कि उसमें अभिप्रेरित होने की क्षमता अधिक है तो वो शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो इसलिए एक ही व्यक्ति में अभिप्रेरणा से संबंधित क्षमता अलग होगी, शारीरिक क्षमता अलग होगी, मानसिक क्षमता अलग होगी, क्रियात्मक क्षमता अलग होगी। और ये इनको इस आधारों पर भी समझा जा सकता है कि भी शारीरिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति मानसिक रूप से भी प्रभावशाली हो या मानसिक रूप से भी प्रतिभाशाली हो आवश्यक नहीं होता। शारीरिक रूप से दुबला पतला व्यक्ति मानसिक रूप से प्रतिभाशाली हो सकता है। मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति है वो जड़ बुद्धि है तो हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मेहनती हो। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शारीरिक श्रम बहुत करता है परंतु दिमाग नहीं लगाता। मानसिक क्षमता में मानसिक रूप से उसको अपन आप सामान्य बुद्धि वाला कह सकते हैं, जबकि शारीरिक शक्ति में वो बहुत अच्छा माना जाता है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि जो मानसिक रूप से भी शक्तिशाली नजर आता हो, शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली नजर आता हो, तो ये शक्तिशाली और ये प्रतिभाशाली बालक जो मानसिक और शारीरिक रूप से तो रखते हैं परंतु उस प्रतिभा के अनुसार, उस शक्ति के अनुसार क्रियात्मकता अपनाते हो, ये भी जरूरी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं कि जिनका उपलब्धि स्तर, बुद्धि लब्धि स्तर बहुत ऊंचा होता है परंतु फिर भी वो कहीं भी प्रयास ही नहीं करते। उनको बार बार कहा जाता है कि भाई तुम सक्सेस हो सकते हो, तुम में काबिलियत है, तुम जाओ तो सही, तुम काम तो करो, यानी बार बार कहना पड़ता है। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति में आंतरिक विभिन्नता क्या है? एक ही व्यक्ति में अभिप्रेरणा का स्तर अलग होता है, शारीरिक स्तर अलग, मानसिक स्तर अलग, क्रियात्मक स्तर अलग। यानी जरूरी नहीं कि जिसमें अभिप्रेरित व्यवहार करने की क्षमता अधिक हो तो वो शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली हो। शारीरिक रूप से जो शक्तिशाली है आवश्यक नहीं है कि वो मानसिक रूप से प्रतिभाशाली हो। जो मानसिक रूप से प्रतिभाशाली है जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव व्यक्ति हो, क्रियाशील व्यक्ति हो। तो इस प्रकार से इन सभी आधारों पर एक ही व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें और भी क्षेत्र हैं, मैंने यहाँ पर 4 ये समझाने के लिए भी एक ही व्यक्ति में अलग अलग चीजें किस रूप में अलग अलग प्रभाव डालती है। तो आप इनको नोट कीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ अन्य क्षेत्रों की भी। आगे यदि अपन देखें तो और भी चीजें हैं जिस आधार पर आंतरिक विभिन्नता देखी जाती हैं। कौन कौन सी? यदि अपन 5 नंबर पर देखें तो बुद्धि होती है। उसके साथ साथ अपन आगे भी देख लेते हैं बुद्धि, क्षमता, और इसके साथ साथ अपन अभिरुचि भी देख सकते हैं, अभिरुचि, और इसके साथ साथ अपन ये भी देख सकते हैं अवस्थाएं भी। ये लीजिए। अब देखिए अपन यहां पर एक ही व्यक्ति को लेते हैं, ठीक है? एक व्यक्ति, मान लीजिए कि उसकी बुद्धि लब्धि जो है वो 120 प्लस है। वैसे 140 प्लस प्रतिभाशाली, पर 120 वाला बहुत इंटेलिजेंट ही माना जाता है। तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 प्लस है, ठीक है? तो उसकी जो अन्य क्षमताएं हैं, कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता उसी अनुसार हो ये आवश्यक नहीं होता। और जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो 80 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति है
वो कार्य क्षमता में अपन यूं कह सकते हैं आलसी हो, ये भी जरूरी नहीं है। 80 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति शारीरिक श्रम बहुत करता है, यानी 80 IQ लेवल वाला हो सकता है कि शिक्षा में पिछड़ जाए, शिक्षा में 120 वाले से पिछड़ जाए, परंतु इसमें वो बहुत आगे निकल सकता है। 3 मित्र थे, ठीक है, 3 मित्र, एक तो मान लीजिए रवि, एक मान लीजिए अवि, एक मान लीजिए नवी या नवीन अपन ले सकते हैं। ये 3 मित्र, ये बिल्कुल ही सामान्य है। किस क्षेत्र में? शिक्षा में। ये व्यक्ति जो है ये बिल्कुल सामान्य है, और ये व्यक्ति जो है वो भी शिक्षा में सामान्य है, परंतु ये व्यक्ति जो है वो प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली है। ये 3 व्यक्ति हैं, 3 लड़के हैं, अपन मान सकते हैं 3 लड़के। तीनों आपस में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और एक ही क्लास में पढ़ने होने के कारण मित्र ही कहेंगे अपन भाई। अगर ये बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र नहीं है तो भी है तो मित्र एक ही क्लास के हैं। मान लीजिए ये अब 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, रवि, अवि और नवीन, तीनों मित्र। ये 2 सामान्य है परंतु एक प्रतिभाशाली है, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। अब 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो अब ये रवि जो है वो एक समाज सेवा का काम बहुत करता है, यानी दूसरे कोई भी उसे कुछ भी काम कह दे तो वो यूं है कि मना नहीं करता। ये व्यक्ति जो है ये भी घुल मिल कर रहता है, मतलब ये भी सहयोगी है। और ये व्यक्ति है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई से मतलब है, अन्य किसी चीज से कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम टाइम आ गया, एग्जाम टाइम आ गया तो यहां पर ऐसे हो गया कि भाई अवि की बुक खो गई, अवि के पास अब पुस्तक नहीं है, अवि की पुस्तक खो गई, अब इसके पास पुस्तक नहीं है। ये नवीन के पास गया, 2 दिन बाद एग्जाम है, ठीक है, 2 दिन बाद एग्जाम है, पेपर है, और इसके पास बुक नहीं है, इसकी बुक मिल नहीं रही। ये नवीन के पास गया कि उसके पास तो होगी, तो नवीन के पास गया तो नवीन के पास है वो अलग अलग मॉडल सेट थे, अलग अलग उसके पास है वो किताबें थी, बहुत सारी किताबें थी। तो इसने नवीन से जाकर कहा कि भाई तेरे पास तो एक ही विषय की बहुत सारी किताबें हैं, तो ऐसा कर एक मुझे दे दे ताकि मैं भी पढ़ लेता हूं, मैं भी एग्जाम में पास हो जाऊंगा। ये पहले तो यूं कहता है कि भाई मेरे पास है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है, इसको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। जब ये कहता है कि यार तेरे पास तो है ना, तू दे दे मुझे, तो ये कहता है कि देख मैं मेरी पुस्तकें किसी को नहीं देता, चाहे तू कैसे भी कर, तू तेरा खुद संभाल, मुझे नहीं मतलब, मैं अपनी किताबें किसी को भी नहीं देता। अब यहां से अभी निराश लौट आता है, निराश लौटकर अभी रवि के पास पहुंचता है और रवि से कहता है कि रवि यार 2 दिन बाद एग्जाम है, मेरे पास कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। तो रवि जो है वो कहता है कि मेरे पास तो एक ही बुक है, क्या करूं, अगर वो तुझे दे दिया तो पढ़ना तो मुझे भी है। इसने क्या किया, उसी बुक के 2 हिस्से किए, कहा एक तू ले जा, एक मैं ले लेता हूं, सॉरी, तो ये तू पढ़ ले, तू मुझे दे देना, मैं पढ़ लूंगा तो तुझे दे दूंगा, इस प्रकार से अपन कर लेंगे, मत टेंशन मत ले यार, क्योंकि समाज से भी है ना, तो टेंशन मत ले, कर लेंगे जैसे तैसे, कोई बात नहीं, तू पढ़। अब अवि खुश हो गया, अवि के पास भी पुस्तक है आदि और इसके पास भी है, इन दोनों ने जैसे तैसे पास मार्क्स हासिल कर लिए। अब इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, 90% प्लस मार्क्स आए, और ये दोनों अपना नॉर्मल पास हो गए, पास भी मान लो कि ठीक ठाक है, चल रहे हैं। अब आगे जाकर रवि के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट तो था नहीं कि वो बहुत अच्छी नौकरी में चला जाए, तो इसलिए इसने क्या किया,
बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया। रवि ने बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया। नवीन बहुत इंटेलिजेंट था, तो इसलिए इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके और इसने भी इसी प्रकार का काम शुरू कर दिया, बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू कर दिया। अब नवीन भी इसी पैसे में है, रवि भी इसी पैसे में है। अवि का पिता एक नेता था। नेता लोगों की कब अच्छे दिन आ जाए पता नहीं चलता। अवि बड़ा हुआ, बोलने में ठीक था तो बड़ा हुआ, और ऐसे अच्छे से मतलब लोग भी पसंद करते थे। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि इसने उपलब्धियों को छुआ और ये सरकार में मंत्री का पद पा गया। अब इसको मंत्री का पद मिल गया, यानी अवि मंत्री है, ये दोनों इंजीनियर है, यानी ये दोनों ही बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, ये बस अपना काम निकाल रहा है। ठीक है, ये ठेके लेता है और जैसे तैसे अपना काम चला रहा है। अब मंत्री जी को एक जगह पे कॉलेज बनाना है, कॉलेज की बिल्डिंग बनानी है। अब मंत्री जी से, अब सरकार क्या करती है, सरकार तो ठेके पर देती है। ठीक है, तो विज्ञप्ति वगैरह, वो निविदा वगैरह वो डाली जाती है, उसके आधार पर फिर जो ठेकेदार आते हैं उनको अपने हिसाब से ठेका दे दिया जाता है। जो ज्यादा पैसे देता है उसके हिसाब से ठेका दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से अब मंत्री ये है और रवि और नवीन अब कॉलेज बनाना चाह रहा है। और कहां पर बनाना चाह रहा है, यहीं पर जहां पर अपना गांव है। सबसे पहले तो लोग अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। तो अब इस कॉलेज की बिल्डिंग पर नवीन की भी नजरें हैं और रवि की भी नजरें हैं। नवीन सोच रहा है ये टेंडर मुझे मिल जाए और रवि सोच रहा है मुझे मिल जाए। आप बताइए मिलेगा किसको? जाहिर सी बात है रवि को ही मिलेगा। अब रवि इस टेंडर को पाकर, इस कॉलेज की बिल्डिंग को बनाकर जैसे उसने बनाई, तो उसके बाद उसकी प्रसिद्धि भी बहुत होगी और इसमें भी उसने खूब कमाया। आगे जाकर अब इसकी प्रगति के रास्ते ऐसे खुले कि इसने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये वहीं का वहीं खड़ा है। जबकि इंटेलिजेंट कौन था? ये था। व्यवहार किसका था? इसका। यानी अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्षमता अलग अलग हो सकती है, कार्य क्षमता अलग अलग हो सकती है। सभी की एक ही व्यक्ति में, अब जो नवीन है उसमें शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता तो बहुत अधिक थी, पुस्तकें तो बहुत अच्छे से पढ़ता था, परंतु व्यवहारिक नॉलेज तो नहीं था। उसने किसी के साथ व्यवहार नहीं रखा। तो इसलिए इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता को समझा जा सकता है कि इस प्रकार से लोगों में विभिन्नता देखी जा सकती है। रवि की देखिए, यहां पर अपनों ने ये उदाहरण क्यों देखा? क्योंकि रवि शिक्षा में तो बहुत ही सामान्य था, परंतु व्यवहार रखने में बहुत ही उच्च था। और इसी के आधार पर उसने अपने आप में इतनी ज्यादा प्रगति कर ली कि लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, प्रतिभाशाली मान रहे हैं। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति में जहां यहाँ पिछड़ापन है, यहाँ बहुत अच्छा व्यवहार है उसका, तो एक ही व्यक्ति में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं देखी जा सकती है। तो यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे थे? अपन क्षमताओं की बात कर रहे थे। तो एक व्यक्ति में अलग अलग क्षेत्र से संबंधित अलग अलग कार्य क्षमताएं दिखाई देती हैं। अब अपन बात करते हैं रुचि की। तो एक व्यक्ति हर एक इंसान के लिए बुरा नहीं हो सकता और हर एक इंसान के लिए अच्छा नहीं हो सकता। वो अलग अलग लोगों के लिए अच्छा होता है, अलग अलग लोगों के लिए बुरा होता है। तो इस प्रकार से चीजें देखने को मिलती है। अभी रुचि, अब वो ही देख लीजिए, रवि को ही ले लीजिए। रवि शिक्षा में रुचि नहीं लेता, जबकि बिजनेस में इतना
अधिक बिजनेस में इतना बिजनेस में इतना अधिक पावरफुल बनकर उभरता है कि वो अपने बराबर यानी अपने से शिक्षा में आगे वाले लोगों को भी पीछे छोड़ देता है। तो इस प्रकार से अभिरुचि में अंतर दिखाई देता है। कुछ लोग पुस्तकें पढ़ने में ज्यादा रुचि लेते हैं, तो कुछ लोग समाज सेवा में रुचि लेते हैं, कुछ लोगों की राजनीति में रुचि होती है तो राजनेता बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग एक ही व्यक्ति में भी अलग अलग प्रकार की रुचि दिखाई देती है और अलग अलग व्यक्तियों में भी अलग अलग प्रकार की रुचि। अवस्थाएं, अब अवस्थाएं किस प्रकार से एक व्यक्ति में विभिन्न रूप में देखी जा सकती है। छोटा सा उदाहरण देती हूं। एक बालक है जिसने 9 माह में चलना शुरू कर दिया और एक बालक है वो 14 माह में चलना शुरू करता है। एक बालक 9 महीने में और एक बालक 14 महीने में, ठीक है। अब ये जो बालक है वो 9 माह में चलना शुरू कर देता है, यानी गतिक ऊर्जा इसमें ज्यादा थी, परंतु वो बोलना जहां पर ये 2 से 3 वर्ष में वाक्य बोलना शुरू कर देता है, यानी बोलने संबंधी योग्यता अर्जित कर लेता है। और जो ये 2 से 3 वर्ष में अर्जित करता है वो इसे 5 से 6 वर्ष में अर्जित करता है। तो एक व्यक्ति इसमें तो बहुत फुर्तीला निकला परंतु इसमें पिछड़ गया। तो एक ही व्यक्ति में इस प्रकार की अवस्थाओं संबंधी प्रवृत्तियों या अवस्थाओं संबंधी विशेषताओं में भी अंतर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति का बुद्धि स्तर अलग अलग हो सकता है। किसी क्षेत्र में वह प्रतिभाशाली होने का परिचय देता है तो किसी अन्य क्षेत्र में वह पिछड़ जाता है। एक ही व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती है अलग अलग क्षेत्रों में। जहां शारीरिक काम करवा रहे हैं तो वहां पर वो बहुत अच्छा हो, मानसिक कर्म कर रहे हो वहां पर वो पिछड़ जाए। एक ही व्यक्ति की रुचि में विभिन्नता दिखाई देती है, एक ही व्यक्ति की अवस्थाओं संबंधी विशेषताओं में भी अंतर दिखाई देता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आंतरिक विभिन्नता में अपनों ने इन चीजों को देखा और उसके बाद अपन देखते हैं एक और चीज। कौन सा? जीवन मूल्य। जीवन मूल्य। तो देखिए जीवन मूल्यों में भी अंतर दिखाई देता है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है, समाज के लिए आदर्श है, या फिर मैं यूं कहूं कि सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक है। सामाजिक का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से समाज में कोई हानि नहीं हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। परंतु एक समय ऐसा आता है कि जब वह अपने आदर्शों, अपनी सामाजिकता को छोड़ देता है और अनैतिक होने का या अनैतिक बन जाता है। होती है, परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति अपने जीवन मूल्यों, अपने आदर्शों, अपनी सामाजिकता को त्याग कर अनैतिक बन जाते हैं। कहा जाता है ना कि चोर पैदा नहीं होते, बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से परिस्थितियों की वजह से एक व्यक्ति जो होता है और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अनैतिक होता है, परंतु बाद में ऐसे लोगों के संपर्क में आता है। जैसे अपन बात करें हिंदी साहित्य की बात करें तो तुलसीदास जी का व्यक्ति परिचय। तुलसीदास जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो बाद में, जो प्रारंभ में तो भिखारिन के पास पले बढ़े थे, तो उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं था, परंतु उनकी पत्नी जो थी रत्नावली, उनके संपर्क में आकर वो एक आदर्श व्यक्ति बन गए। तो इस प्रकार से उन्होंने अनैतिकता को छोड़कर आदर्श व्यक्तित्व को अपना लिया। तो एक ही व्यक्ति में जहां पर पहले इस प्रकार के गुण होते हैं, बाद में इसमें जा सकते हैं, और पहले इस प्रकार के गुण होते हैं, बाद में इस प्रकार में भी जा सकते हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि एक ही व्यक्ति में जहां आदर्श उच्च हो वहां अनैतिकता भी उच्च हो, ये जरूरी नहीं है।
ये तो होता ही है कि जहां पर आदर्श सोच होंगे तो अनैतिकता कम हो जाएगी, जहां अनैतिकता उच्च होगी तो अनैतिकता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर अपनों ने जीवन मूल्य संबंधी आंतरिक विभिन्नता को देखा। अब मैं यहाँ पर एक बात लिख देती हूं जो आपको विशेषतया नोट करके लिखनी है। कौन सी? कि एक व्यक्ति में उपलब्धि स्तर अलग अलग होता है। ये इनके बाद क्यों लिखा है कि इन सब का उपलब्धि स्तर अलग अलग होता है। किसमें? एक व्यक्ति में। तो वहां पर क्या मानी जाएगी? आंतरिक विभिन्नता मानी जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन पढ़ते हैं यहां पर बाह्य विभिन्नता। बाह्य विभिन्नता को देखते हैं। तो यहां पर अपनों ने देखा कि एक व्यक्ति में उपलब्धि स्तर अलग अलग देखा जाता है। अब अपन बात करते हैं अगली विभिन्नता की। और मैं आपको बता देती हूँ, ये अच्छे से नोट बनाकर और आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने आसपास के जितने भी इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिले, जिन चीजों को आपने अनुभव किया है उनको लिखते जाइए। क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता एक तो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ साथ व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो डेटा से संबंधित, आंकड़ों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में कौन सी आंतरिक विभिन्नता नहीं है, निम्न में से कौन सी बाह्य विभिन्नता नहीं है, निम्न में से कौन सी आंतरिक विभिन्नता है, निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं दूसरे की। कौन सी? बाह्य विभिन्नता। अब बाह्य विभिन्नता अपन किसे कह सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया था जब अपन आंतरिक विभिन्नता शुरू कर रहे थे कि दो व्यक्ति अगर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, रुचि से किसी भी क्षेत्र में आपस में अलग अलग हैं तो वहां पर वो व्यक्तिगत विभिन्नता मानी जाती है। परंतु किस प्रकार की? बाह्य प्रकार की। तो देखिए, यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता, अपन यूं लिखेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में शारीरिक या मानसिक आधार पर भिन्नता दिखाई देती है तो वहां बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता मानी जाती है। ये लीजिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी आधार पर यदि विभिन्नता दिखाई दे रही है तो वहां पर कौन सी विभिन्नता मानी जाती है? बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता मानी जा सकती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे किस किस आधार पर दो या दो से अधिक प्राणियों में व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जा सकती है।
तो देखिए बाह्य विभिन्नता में सबसे पहले अपन बात करते हैं मानसिक विभिन्नता। दूसरा शारीरिक विभिन्नता। तीसरा व्यक्तित्व विभिन्नता। इन चीजों को अपन देखते हैं। पहले मानसिक विभिन्नता। कुछ लोग तो क्रोधी होते हैं, कुछ लोग शांत होते हैं, कुछ लोगों को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है और कहते हैं ना कि इसकी तो नाक पर ही गुस्सा रहता है, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और बहुत ज्यादा क्रोधी व्यक्तित्व कहलाते हैं। जबकि कुछ लोग शांत भी होते हैं, शांत प्रकृति के भी होते हैं, शांत व्यक्तित्व भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से भी लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। कुछ प्रेमी स्वभाव के होते हैं, किसी में ईर्ष्या बहुत होती है। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से लोगों में विभिन्नता दिखाई देती है। और जो क्रोधी होते हैं, जो चिड़चिड़े होते हैं ना, उन लोगों के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। जो शांत होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, उनके पास हमेशा मंडली का जमावड़ा लगा रहता है। तो उसी प्रकार से अपन बात करते हैं शारीरिक विभिन्नता की। तो शारीरिक विभिन्नता में कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग बौने होते हैं, अपन यूं कह सकते हैं नाटे होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, जबकि कुछ लोग पतले भी होते हैं। तो इस प्रकार से अब एक व्यक्ति लंबा और बौना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो दो अलग अलग व्यक्ति होंगे, उनमें लंबाई के आधार पर, हाइट के आधार पर विभिन्नता देखी जाती है, मोटाई के आधार पर भी विभिन्नता देखी जाती है। कुछ बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, कुछ दुबले पतले व्यक्तित्व होते हैं। और यहाँ पर यह भी है कि भाई मनोविज्ञान तो है, वो इस आधार पर भी मानसिक विभिन्नता भी कर देता है। मानसिक विभिन्नता में मनोविज्ञान यूं कहता है कि जो लोग मोटे होंगे वो आलसी होंगे। तो आलस तो हमारे मस्तिष्क में ही आता है ना। पतले लोग होंगे वो एक्टिव होंगे, परंतु पतले लोगों की मांसपेशियां कमजोर होंगी। तो और जो लंबे लोग होंगे उनकी मांसपेशियां कमजोर होंगी, वो भी जो एक्टिव होंगे। तो इस प्रकार से इन आधारों पर मानसिक विभिन्नता भी जो मनोविज्ञान है वो विश्लेषित करता है। व्यक्तित्व विभिन्नता, पीछे की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता में व्यक्तित्व एक बहुत बड़ा टॉपिक रह जाता है और इसको अपनों ने पिछली क्लास में समझा था। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं कि कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं जबकि कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं। तो इस आधार पर व्यक्तित्व की विभिन्नता दिखाई देती है। अंतर्मुखी लोग हैं वो अपने साथ ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं, उनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती और वो लोग ज्यादा भीड़ भाड़ में जाते भी नहीं है। एक बात और मनोविज्ञान ये भी कहता है कि जो लोग एकांत पसंद करते हैं ना, वो लोग मानसिक रूप से बहुत आगे जाते हैं। उनको पुस्तकें पढ़ने का शौक बहुत ज्यादा होता है और जो पुस्तकें पढ़ता है वो अक्सर सफलता की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। तो कि ज्यादातर जो सफल लोग होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी लोग बिजनेस ज्यादा करते हैं, ठीक है, और समाज से भी ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व के संबंध में भी लोगों में अंतर देखा जाता है। कुछ अंतर्मुखी होते हैं तो कुछ बहिर्मुखी, कुछ उभयमुखी, यानी दोनों के थोड़े थोड़े प्रकार देखने को मिलते हैं। कभी कभार तो ऐसा है कि इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व ही है, जबकि कुछ समय ऐसा होता है जब कोई उत्सव वगैरह का आयोजन किया जाता है तो ये इसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो वो उभयमुखी कहलाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं आगे। तो देखिए आगे अपन बात करते हैं चरित्र संबंधी
विभिन्नता। अब चरित्र संबंधी विभिन्नता में अपन कौन सी चीजों को देखेंगे? देखिए, फ्रायड को यदि अपन देखें, सिगमंड फ्रायड को, तो इन्होंने इदम प्रवृत्ति के लोग माने हैं, अहम प्रकृति के लोग माने हैं, इसके साथ साथ पराहम प्रकृति के लोग भी माने हैं। तो 3 प्रकार के लोग माने हैं। ये सुखवादी होते हैं, सुखवादी होते हैं। तो इनके चरित्र पर कभी कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। समाज में जितनी भी अव्यवस्थाएं होती है वो सब इनकी वजह से होती है, और इन पर लोग विश्वास, इनके लिए यूं कहा जाता है कि उन पर विश्वास नहीं करना, वो मतलबी है, वो अपने भले के लिए कुछ भी कर सकता है, दूसरे का कितना भी बड़ा नुकसान कर सकता है। तो इस प्रकार से, और कुछ लोग होते हैं, और मान लीजिए कि कभी कभार, अब ये मान ले अपन कि ये व्यक्ति है या ये व्यक्ति है, इन दोनों का इसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, इन दोनों का, तो फिर इन दोनों ने यूं सोच लिया कि भाई हम भी इसका बड़ा नुकसान करेंगे, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? प्रकृति नहीं है, नेचर नहीं है, स्वभाव नहीं है ऐसा। तो इसलिए यहां पर अपन देखते हैं कि चरित्र संबंधी विभिन्नता भी लोगों में देखने को मिलती है, और ये समाज में जितनी भी जो अप्रासंगिक घटनाएं होती है वो सब की सब इन लोगों के वजह से होती है। इन लोगों की वजह से समाज में आदर्श व मूल्यों की स्थापना होती है, और इन लोगों की वजह से समाज में सदैव सामाजिकता बनी रहती है। ये अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, परंतु जहां पर सामाजिक हितों की बात हो वहां पर अपने स्वार्थों का त्याग भी करते हैं। तो इसलिए चारित्रिक विभिन्नता भी समाज के लोगों में दिखाई देती है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए, एक प्रकार अवस्थाओं का भी होता है, अवस्थाएं। अब कुछ लोगों में हार्मोन्स की वजह से किशोरावस्था पहले आती है, तो कुछ लोगों में हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से बाल्यावस्था देर तक रहती है, बाल्यावस्था देर तक रहती है, यानी बाल्यावस्था ही चलती रहती है। मानसिक रूप से वो बाल्यावस्था में ही रहते हैं, उम्र उनकी किशोरावस्था की आ जाती है। तो इस प्रकार से, और शारीरिक रूप से भी कुछ लोगों में होता है कि एक बच्चा है, वो सामान्य बालक की जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था, जबकि उस बालक की, या फिर अपन यूं माने कि सामान्य बालक की जो बाल्यावस्था है ना, बाल्यावस्था, वो उस बालक की शैशवावस्था होती है। इस प्रकार से कुछ पिछड़े हुए बालक भी होते हैं, और कुछ सामान्य होते हैं, तो कुछ आगे प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं। और इस प्रकार से अवस्थाओं में भी परिवर्तन बालकों में देखने को मिलता है कि विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं, और जो अवस्थागत विशेषताएं निर्धारित की गई है मनोविज्ञान के आधार पर, उन विशेषताओं के आधार पर कुछ बालक तो अपना विकास करते हैं, जबकि कुछ बालक अपना विकास नहीं करते। इसके साथ साथ अभिप्रेरणा को अपनों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो इस प्रकार से बाह्य विभिन्नता में अभिप्रेरणा के आधार पर भी 2 या 2 से अधिक प्राणियों में अंतर दिखाई देता है। तो यहाँ पर अपन ने चरित्र देखा, अवस्थाएं देखी, अभिप्रेरणा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन बात करते हैं तो आगे किस आधार पर अपन देख सकते हैं? संवेगात्मक आधार पर अंतर दिखाई देता है, विचारों के आधार पर अंतर दिखाई देता है, और इसके साथ साथ सीखने की गति के आधार पर भी व्यक्तियों में अंतर दिखाई देता है। संवेगात्मक में कुछ व्यक्ति प्रेमी होते हैं, तो कुछ व्यक्ति आक्रामक होते हैं, आक्रामक व्यक्तित्व वाले होते हैं। कुछ लोगों के विचार है वो संकुचित होते हैं, जबकि कुछ लोगों के विचार है वो व्यापक होते हैं।
उनकी सोच बड़ी होती है। सीखने की गति किसी की धीमी होती है तो किसी की तेज होती है। तो इस आधार पर उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। और कौन कौन सी चीज है जिसमें अंतर दिखाई देता है? तो देखिए, यहां पर अपन बात कर सकते हैं बुद्धि के आधार पर, और फिर अपन बात करते हैं रुचि के आधार पर, फिर अपन बात करते हैं गामक के आधार पर। गामक के आधार पर बुद्धि में कुछ लोग प्रतिभाशाली होते हैं, प्रतिभाशाली, कुछ लोग सामान्य। ये अपन सारी की सारी चीजें देख चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। प्रतिभाशाली, सामान्य, तो कुछ पिछड़े बालक भी होते हैं। रुचि के आधार पर किसी की संगीत में रुचि होती है, किसी की राजनीति में रुचि होती है, किसी की संगीत में, किसी की राजनीति में रुचि होती है, तो किसी की धर्म में रुचि होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग रुचि क्षेत्र माने जाते हैं। गामक का मतलब होता है गति से संबंधित। तो कुछ लोग धीरे चलते हैं, धीरे चलते हैं, धीरे चलना भी कह सकते हैं, देर से चलना भी कह सकते हैं। यानी बालक है वो देर से चलना प्रारंभ करता है, जबकि कुछ लोग हैं वो तेज चलते हैं और इसके साथ साथ जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। तो इस आधार पर भी अंतर देखने को मिलता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य चीजों की। अन्य और कौन कौन सी चीजें हो सकती है? अगर आगे अपन बात करें तो देखिए, लैंगिक, आर्थिक और इसके साथ साथ उपलब्धि, इन चीजों में भी अंतर दिखाई देता है। कैसे? लैंगिक, सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि कुछ पुरुष होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, और कहा जाता है कि स्त्री में उदारता अधिक होती है, जबकि पुरुष है वो कठोर होते हैं। तो इस आधार पर भी लिंग संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नता भी समाज में दिखाई देती है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, कोई भी इस बात पर ये नहीं समझे, ये मनोविज्ञान कह रहा है कि भाई स्त्रियों में उदारता अधिक होती है। तो इसलिए इस प्रकार के भेद भी देखने को मिलते हैं। आर्थिक रूप में कुछ तो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, पूंजीपति वर्ग के, कुछ लोग पिछड़े होते हैं, जैसे किसान व मजदूर लोग भी होते हैं, और कुछ लोग इसमें भी सामान्य भी होते हैं। सामान्य अपन यूं कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली, या अपन यूं कह सकते हैं मध्यम वर्ग, मध्यम वर्गीय भी होते हैं। ठीक है। तो उपलब्धि स्तर की यदि बात करें तो उपलब्धि स्तर में भी कुछ लोगों का उपलब्धि स्तर उच्च होता है, कुछ लोगों का निम्न होता है उपलब्धि स्तर, और कुछ लोगों का उपलब्धि स्तर कैसा होता है? सामान्य होता है। तो इस आधार पर भी इनमें अंतर दिखाई देता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता में यदि अपन और बात करें तो देखिए, धार्मिक आधार पर भी भिन्नता दिखाई देती है। धार्मिक आधार पर कैसे? यदि अपन बात करें तो कुछ लोग तो आस्तिक होते हैं और कुछ लोग नास्तिक होते हैं।
नास्तिक लोगों की धर्म में आस्था नहीं होती, जबकि आस्तिक लोगों की धर्म में आस्था होती है। तो इस आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई देती है। आज की क्लास में अपनों ने कंप्लीट किया है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, जो कि सिलेबस में सीधा का सीधा महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।